नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मित्रों, आज हम बात करेंगे यूएनए कार्ड जो असंगठित ई श्रम कार्ड है उसके विषय पे हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारे भाई बहनों ने अलग अलग कमेंट किया है, तो उन तमाम जो सवाल आपके आते हैं उनके जवाब हम बारी बारी से आज देंगे। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मित्रों कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी डिजी डूंडी इन्फो परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो दाहिनी तरफ आपको ये सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, इसको प्रेस कर देना, बेल आइकन की घंटी दबा देना, जिससे जो भी हमारी आने वाली वीडियोस है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। साथ ही मित्रों, हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखा है, तो यहाँ पे जो भी सरकार की अच्छी सर्विसेज हैं या फिर सीएससी की जो अच्छी सर्विसेज हैं, अगर आप एक सीएससी वीएलई बनना चाहते हैं, अपने गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे सीएससी रजिस्ट्रेशन से संबंधित। और ई श्रम कार्ड के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे हम वीडियो सारे बना चुके हैं कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपका नाम गलत हो गया है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, इन पर तमाम वीडियो हम बना चुके हैं। मोबाइल से कैसे आप बना सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज आपके जो सवाल हैं उनके जवाब हम आपको देंगे कि क्या इसके फ़ायदे हैं, और जो आम जन के जो सवाल हैं वह हम आपको जो है उसके उत्तर आज प्रदान करेंगे। इसके लिए हम आ जाते हैं मित्रों यहाँ पे eShram.gov.in इस पोर्टल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद पूछे जाने वाले प्रश्न में आप देखेंगे, यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है। अब सबसे पहला प्रश्न जो बनता है कि असंगठित कामगार कौन है, तो कोई भी कामगार जो गृह आधारित कामगार, स्वनियोजित कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी कामगार है और ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र क्या है? असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान, इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन बिक्री में लगी हुई और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। ये इकाइयां ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं है। अब आपको जो यूएनए कार्ड मिलेगा वो क्या है, तो एक सार्वत्रिक संख्या है, यह 12 अंकों की संख्या जिसे ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक असंगठित कामगार को विशिष्ट रूप से प्रदान किया जाएगा। यूएनए कार्ड नंबर एक स्थायी नंबर होगा, अर्थात इसे एक बार प्रदान किए जाने के बाद यह कामगार के लिए अपरिवर्तनीय रहेगा। आप इसे दोबारा परिवर्तन नहीं करा सकते हैं और दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये आधार की ईकेवाईसी के माध्यम से होता है। जिस तरीके से हमारा आधार का नंबर हमें मिला है उसी तरीके से ये नंबर भी हमारे असंगठित श्रमिक को मिलेगा। हेल्प डेस्क भी यहाँ पे किया गया है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप जो है हेल्प डेस्क की सहायता भी ले सकते हैं। हेल्प डेस्क का जो नंबर है 14434 से कनेक्ट करने में असमर्थ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या कोई आय का मापदंड यहाँ पे है, तो असंगठित कामगार के रूप में ई श्रम पर पंजीकरण के लिए कोई आय मापदंड नहीं है, तथापि वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आय की कोई बाध्यता नहीं है, केवल आप आयकर दाता इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। अब ई श्रम में पंजीकरण के लिए कोई पात्रता मापदंड है, तो कोई भी कामगार असंगठित जो 16 से 59 वर्ष की आयु वर्ग का है ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है। कामगार को ई श्रम पर पंजीकरण के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे? अगर आप एक श्रमिक हैं तो पंजीकरण के लिए आपको आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। यदि किसी कामगार के पास आधार कार्ड संबंधी मोबाइल नहीं है तो वह निकट सीएससी जाकर के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकता है। लेकिन अभी यह सीएससी पोर्टल पे यह सर्विस अभी जो है वर्क नहीं कर रही है, लाइव हो गई है लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन सीएससी के माध्यम से नहीं हो रहा है। तो अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सीएससी की मदद से भी रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। एक असंगठित कामगार को क्या लाभ होगा जब वह ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगा? केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल विकसित किया है जो असंगठित कामगारों को आधार से संबंध
एक एकीकृत डेटाबेस होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें PBSYBI के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में असंगठित कामगारों के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। 9वां जो प्रश्न होता है ज़्यादातर भाई बहनों का कि असंगठित कामगार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें। तो यह एक असंगठित कामगार ई श्रम पोर्टल पर जाकर के या फिर निकट CSC केंद्र पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हमने वीडियो भी बनाया है, अगर आप हमारी वीडियो देख लेंगे तो खुद से भी अपना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। क्या कामगार को ई श्रम पंजीकरण के लिए कोई शुल्क देना होगा? तो मित्रों ये पूर्णतः निःशुल्क है और इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया आपसे जाएगा। अगर आप CSC के माध्यम से भी बनवाएंगे तो इस पर कोई शुल्क आपको देना नहीं होगा। क्या पंजीकरण के बाद कामगार के बैंक खाते में कोई कटौती होगी? बहुत सारे भाई बहनों के मन में ये भ्रांतियां हैं। तो नहीं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभ एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदान अन्य सेवाओं को सीधे कामगार के खाते में बाधा रहित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए बैंक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं। जो भी सरकार का पैसा आपके खाते में आएगा, इसलिए आपसे जो है बैंक का विवरण मांगा जा रहा है। ई श्रम कार्ड की वैधता अवधि क्या है? यह एक स्थायी संख्या है जो जीवन भर के लिए आपका मान्य रहेगा। क्या कामगार को UNA कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है? प्रदान किए गए ई श्रम कार्ड के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक होगा। 14वां प्रश्न जो है, ई श्रम में कामगार अपना विवरण कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो ई श्रम पोर्टल पर जाकर के या निकट CSC जाकर के आप इस सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। इस पर हमने वीडियो भी बना रखा है। ई श्रम में कामगार कौन कौन से विवरण अपडेट कर सकते हैं, यानी अगर आपका कार्ड में कौन कौन सी जानकारी आप अपना सुधार कर सकते हैं। तो एक बार पंजीकृत होने पर कामगार ई श्रम पोर्टल पर जाकर के या निकट CSC के माध्यम से अपना विस्तृत ब्यौरा जैसे मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, कौशल का प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि अपडेट कर सकता है। NCO क्या है? यह कार्य की प्रकृति और जो कोड NCO कोड आप सभी से पूछा जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन जो है भ्रमित हो जाते हैं। यह कार्य की प्रकृति और कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशल स्तर के आधार पर तैयार किए गए व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा पूरे देश में एक समान है। व्यवसाय और कौशल स्तरों की तुलना वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध में करने के लिए सहायक होती है। जो NCO कोड है वो वो कोड दर्शाता है कि आपकी जो कार्य है वो किस तरीके का कार्य है, आपका पेशा क्या है। वो कोड आपके जो है व्यवसाय और आपके पैसे को दर्शाता है। 17वां प्रश्न है, व्यवसाय की पहचान कैसे की जाती है? पंजीकरण के समय कामगारों का व्यवसाय चुनाव करना आवश्यक है। पहले स्तर पर कामगार को क्षेत्र का चुनाव करना होगा जो विस्तृत श्रेणी है जिसके तहत व्यवसाय आता है, चूँकि चुनिंदा क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरे स्तर यूजर केवल संबंधी कार्य कोड चुनने के लिए मिलेंगे। कामगार को संबंधित कार्य कोड चयन करना होगा जो कि कामगारों के लिए प्रतिचित्रित किया जाएगा। NOC जो कोड है वो आपकी श्रेणी जो है उस तरीके का आप NOC कोड चयन करेंगे और वही आप वहाँ पे दर्ज करेंगे। व्यवसाय कौशल से कैसे भिन्न है? कौशल किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए सीखा जाने वाला प्राकृतिक क्षमता वाला कार्य है, जबकि व्यवसाय किसी व्यक्ति विशेष सामान्य या प्रमुख कार्य द्वारा व्यापार के रूप से जीविकोपार्जन के साधन के रूप में है। श्रम मंत्रालय द्वारा मेरे विवरण को किस प्रकार उपयोग किया जाएगा? तो यह आधार के साथ जुड़ा एक एकीकृत डेटाबेस है, केंद्रीय डेटाबेस है। इसका उपयोग केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों द्वारा एकीकृत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभों की सुपुर्दगी के लिए किया जाएगा। यह प्रवासी और निर्माण कार्यों को उन्हें कार्यस्थल तक सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी लाभों की भी सुनिश्चित करेगा। इसका उपयोग भविष्य में कोविड जैसी किसी राष्ट्रीय संकट के दौरान सहायता
पात्र जो सहायक कामगार हैं उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, इस पर भी दिया गया है। अब यहाँ पे यदि कोई हेल्प डेस्क है जिससे मैं अपने प्रश्नों के समाधान के लिए संपर्क कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सरकार ने एक हेल्प डेस्क भी बनाया है, राष्ट्रीयकृत हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है जिसका नंबर ये है 14434 है। यदि असंगठित कामगार पंजीकरण पश्चात संगठित क्षेत्र में शामिल हो जाता है तो उसे केवल संगठित कामगारों के लिए परिभाषित लाभ प्राप्त होंगे, जैसे उस पर लागू होएगा। कामगार की मृत्यु होने पर किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करना होगा। अगर आपने कार्ड बनाया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ ई श्रम पोर्टल या CSC पर दावा दायर करना चाहिए। वे संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको 2 लाख का बीमा मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, तो अगर आप किसी श्रमिक बंधु की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से तो वो दावा आपत्ति जो है कर सकता है। मुझे अपनी जन्मतिथि और आमदनी का प्रमाण देना होगा, तो अभी जन्मतिथि और आमदनी का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शिकायत के निवारण के लिए कहाँ जाऊँ? आप अपनी हेल्प डेस्क पर कॉल कर अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकते हैं अथवा ई श्रम शिकायत पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं, जिसका लिंक ये है gms.eshram.gov.in। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो है, क्या असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत होने के लिए शैक्षणिक योग्यताएं नियत है? तो जो है नहीं, सिर्फ अपेक्षित है कि वे असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार में नियोजित हैं। नामांकन केंद्रों में कौन कौन से दस्तावेज जमा किए जाएंगे? कामगार को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं, परंतु जैसे कि आधार पंजीकरण के लिए अनिवार्य है तो उसे बैंक की पासबुक और आधार नंबर जो है अपने आधार कार्ड अपने साथ में रखना होगा। 26वां प्रश्न जो है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार द्वारा क्या कार्रवाई लेने की आवश्यकता है? 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ई श्रम परियोजना के तहत उन्हें उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त होता रहेगा। 30वां प्रश्न, हेल्प डेस्क शिकायत निवारण तंत्र का संचालन कौन करेगा? राष्ट्रीय हेल्प डेस्क शिकायत निवारण तंत्र श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा तथा राज्यकाल सेंटर हेल्प डेस्क राज्यों द्वारा संचालित किए जाएंगे। अब यहाँ पे भाषा जो है, SMS की भाषा हिंदी और अंग्रेजी में होगी। आरंभ में यह हिंदी और अंग्रेजी में होगी, तत्पश्चात यह क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्या पंजीकरण केंद्र का निकटतम स्थान ढूंढने में कोई परस्पर संवाददाता नक्शा है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ये लोकेशन दिया है। अगर आप अपना नज़दीकी CSC सेंटर खोजना चाहते हैं तो ये लिंक दिया है, यहाँ पे आप अपना जो है खोज सकते हैं जो भी नज़दीकी आपका CSC केंद्र है। कामगार क्या तस्वीर ई श्रम पोर्टल पर अद्यतन कर सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पंजीकरण के समय तस्वीर आधार सेवाओं से ली जाती है। इसके लिए तस्वीर अद्यतन करने का प्रावधान उपलब्ध नहीं है। हालांकि यदि कामगार तस्वीर आधार में अद्यतन है तो ई श्रम पोर्टल में भी दिखाई देगा। ये आपके आधार कार्ड डेटा के हिसाब से, इसलिए अगर आप आधार कार्ड में अपना जो फोटो अगर परिवर्तन करा लेंगे तो पोर्टल में भी आपका वही जो है फोटो शो करेगा। पेशा क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य या प्रमुख कार्य का व्यवसाय विशेष रूप से जीविकोपार्जन के साधन के रूप में पेशा कहलाता है। प्राथमिक पेशा आपको जो पहले डालना पड़ेगा NCO कोड, वो प्राथमिक और सेकेंडरी 2 तरीके से है। वह गतिविधि जो श्रमिक आय का मुख्य स्रोत है वो आपका प्राथमिक पेशा कहलाएगा, यानी प्राइमरी बिजनेस। और सेकेंडरी जो है, यदि कोई गतिविधि जो आय का एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत है वह द्वितीयक पेशा कहलाती है। अब यहाँ पे 30वां और 37वां और लास्टवां जो प्रश्न है, मैंने अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर खो दिया है तो मैं अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करा सकता हूं, या ई श्रम पोर्टल पर कोई अन्य नंबर पंजीकृत करें? तो आप सीधे हेल्प डेस्क पर कॉल कर सकते हैं। अपने क्रेडेंशियल की पुष्टि के बाद ई श्रम पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। वैकल्पिक रूप से आप मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ई श्रम पोर्टल या फिर निकट के CSC केंद्र की भी मदद ले सकते हैं। और मित्रों, ये आशा है आपके जो सवाल है उसके जवाब आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे आके FAQs भी
पढ़ सकते हैं। साथ ही अब यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन का जो अपडेट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी इसमें अपडेशन चल रहा है और लिखा भी है यहाँ पे, ये देखेंगे पंजीकरण पोर्टल 15 सितंबर 2021 को दोपहर 4 बजे से शाम 9 बजे तक तकनीकी यानी अपडेशन के लिए अधीन होगा, असुविधा के लिए खेद है। तो मित्रों इसमें अपडेशन का कार्य चल रहा है और आशा है कि शीघ्र ही हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर भी ये सर्विस लाइव होगी। अभी सेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो अगर वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।